अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सरपरस्त खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं मेहदी मियाँ अहमद नबी काले काजी, म्यूनसिपल शाहबाज खान अमीन खान जमादार उर्दू मराठी स्कूल जवाहर नगर कोल्हापुर। बच्चों, आज हम जमात शशम का चौथा सबक खद्दर का कफ़न ये मुतालिया करने जा रहे हैं। खद्दर का कफ़न हिस्सा अव्वल इससे पहले आप मुतालिया कर चुके हैं। आज हम हिस्सा दुवम पढ़ेंगे। आपकी दरसी किताब आपके पास होनी चाहिए। आप दरसी किताब में देखते चलें, टीवी में देखते रहें। इंशाअल्लाह सुनना और देखना ये अमल आपको फ़ायदा देगा। खद्दर का कफ़न हकीमन यानी उसे प्यार से हक्कू कह के पुकारते थे। हकीमन सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती हम इसे हशाश बशाश ही पाते। बड़ी हंसमुख थी वो। देखिए बच्चों, इसमें एक मुश्किल लफ्ज़ आपके लिए आया है, हशाश बशाश। हशाश और बशाश के माने होते हैं बहुत खुश होना। इस तरह के जो लफ्ज़ और इस तरह के जो माने आते हैं आपको वो याद रखने चाहिए, ताकि जब भी हम आपसे या एक दूसरे से गुफ्तगू करें तो ये जुमलों का इस्तेमाल हो। अगली स्लाइड में हम देखेंगे जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये सब हक्कू के ताल्लुक़ से मालूमात दी जा रही है। मुझे इसकी सूरत अभी तक याद है। मुझे से मुराद मुसन्निफ़। मुझे इसकी सूरत अभी तक याद है। गहरा सांवला रंग जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। खूब खिलते थे का मतलब उसके चेहरे पर, उसके बदन पर ये सफ़ेद बाल खूब भले लगते थे, अच्छे लगते थे। इसकी काठी बड़ी मज़बूत थी। बच्चों, यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है काठी, इसका क्या मतलब है? काठी का मतलब लकड़ी नहीं, काठी का मतलब उसकी तबीयत। उसकी तबीयत बड़ी मजबूत थी। इसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। यहाँ एक लफ्ज़ बच्चों आप देख रहे हैं, पोपलेपन। इसका क्या मतलब है? पोपलेपन मतलब जब हम बात करने लगते हैं तो हमारे दांतों की वजह से लफ्ज़ सही निकलते हैं, और जिन बुज़ुर्गों के, जिन लोगों के दांत टूट जाते हैं तो जब वो बात करने लगते हैं तो दांतों के न होने की वजह से आवाज़ कुछ की कुछ बन जाती है। इसको पोपलेपन कहते हैं। तो जिससे बोलनेपन में पोपलेपन का अंदाज़ आ गया था, वो हमें जिन्नों और परियों की कहानियाँ सुनाती थी। अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्को पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्को न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। दारोगा के मतलब होते हैं पुलिस। वो किसी से नहीं डरती थी। हक्को ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी नहीं सुना था। ये जो बैंक का सिस्टम है ना बच्चों, ये अभी का है, तकरीबन 50-60 साल पुराना। इससे पहले के लोगों को ये बात मालूम नहीं थी, और ये जो वाक़या है ये भी हमारे आज़ादी से पहले का है, इसलिए उन्होंने बैंक का नाम नहीं सुना था। इसकी सारी पूंजी, जो शायद 100 या 200 रुपये हों, चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, इसके गले और इसके हाथों में पड़ी हुई थी। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बच्चों, पूंजी। पूंजी के माने होते हैं उसकी सारी दौलत, उसकी कुल जायदाद। ये सिर्फ 100 या 200 रुपये थे, चांदी के गहने जो उसके कानों में, जो गले में और हाथों में थे, बस इसकी ये दौलत थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद हैं। इनके गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती थी, क्योंकि यही इसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा
न हक्को के कान में बालियां हैं, न इसके गले में हंसली। यहाँ ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हंसली, एक जेवर का नाम है जो गले में पहना जाता है। न इसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ, फिर भी इसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं, यानी बिल्कुल उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी। हुआ ये कि उन दिनों महात्मा गांधी अली बिरादरान के साथ पानीपत आए। बच्चों यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अली बिरादरान। अली बिरादरान, बिरादरान के माने होते हैं भाई, अली भाई। यहाँ पर दो बहुत मशहूर अली बिरादरान के नाम आते हैं, एक मौलाना शौकत अली और एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत नुमाया किरदार अदा किया, इसलिए मोहब्बत से लोग इन्हें अली बिरादरान कहते हैं, अली भाई। तो अली बिरादरान के साथ गांधी जी पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में, आज़ादी के बारे में। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो इसने अपना सारा जेवर उतारकर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतारकर चंदे में दे दिए। उस दिन हक्को हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से ख़बर सुना करती और अक्सर पूछा करती कि ये अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। कांग्रेस के जलसे होते तो इनमें बड़े चाव से जाती, बड़े चाव से मतलब बड़े प्यार से, मोहब्बत से, फ़िक्र के साथ जाती और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। अपनी सूझबूझ के मुताबिक यानी अपनी अकल के मुताबिक, जितना उसे समझ में आए। मगर उम्र भर की मेहनत से इसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आँखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने जवाब दिया। हक्को ने घर से निकलना भी बंद कर दिया, मगर चरखा काटना न छोड़ा। बच्चों, चरखा होता है सूत को धागे की शक्ल में पिरोकर उससे कपड़ा बनाया जाता है, जो गांधी जी किया करते थे। तो ये बैठकर वो काम करती थी। उम्र भर की मश्क के सहारे आँखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो इसने कहा कि वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। बच्चों, जो खद्दर है ये पुराना लफ्ज़ है। खद्दर के माने होते हैं खादी, कॉटन। उसने कहा यह खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्को मर गई। इसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेज़ी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब न होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। ये लट्ठे ये एक अंग्रेज़ी कपड़ा हुआ करता था और लोगों को उसी कपड़े में कफन दिया जाता था। इसीलिए हक्को ने कहा कि मुझे अंग्रेज़ी कपड़े में कफन नहीं देना, मुझे मेरे बने हुए खद्दर से कफन देना। खद्दर का पहला कफन हक्को ही को मिला। इसका जनाजा उठा तो जनाजे में इसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का कफन। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। लेकिन सबक मुकम्मल हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस सबक के ज़रिए खद्दर के कफन की मालूमात दी जा रही है। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सियासी लीडर तो थे ही, हमारे क्रांतिकारी थे ही, मुजाहिदे आज़ादी थे ही, लेकिन उनको साथ दिया हमारी हकीमन जैसी गरीब देहातों में रहने वाली लेकिन वतन और देश से मोहब्बत करने वाली औरतों ने, बूढ़ी औरतों ने, बच्चों ने और नौजवानों ने। तब जाकर हमारा ये देश आज़ाद हुआ है। तो इसमें हमारे तमाम मज़ाहब के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और देहात में रहने वाले हर नौजवान और हर बच्चे ने हुकूमत अंग्रेज़ों की थी, उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो यहाँ इस सबक के ज़रिए आपको खद्दर के कफन के ज़रिए वो पुराने मंज़र को सामने लेकर आना था और आपको बताना था कि इस आज़ादी में एक एक फ़र्द और एक एक औरत ने किस तरह से हिस्सा लिया। तो अब देखते हैं बच्चों, हम मुश्किल अल्फाज और मानी व इशारात जो आपकी किताब में दिए गए हैं। यहाँ तक तो हमने बुलंदख्वानी की। अब हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और जो मश्क दी गई है उस मश्क को हल करने की कोशिश करेंगे।
देखिए इस सबक में बहुत सारे सरगर्मियाँ दी गई हैं और उन सरगर्मियों को हमें करना है, जो हम एक एक करके करेंगे। चंद मुश्किल लफ्ज़ के माने देख लीजिए। खद्दर यानी हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा, जिसे हम खादी कहते हैं। हथकरघा, आज हम इचलकरंजी वगैरह में देखें हमारे ज़िले में, तो यहाँ पर मागा होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में खादी का कपड़ा बनाने के लिए चरखा हाथ से चलाया जाता था, इसी को खद्दर कहते हैं। अब वो हशाश बशाश थी, मतलब बहुत खुश थी। हंसली, एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता। पूंजी यानी सारी ज़िंदगी की दौलत। खीलें, ये लफ्ज़ बच्चों हमारे लिए नया है, लेकिन हमारे पुराने लोग जानते हैं कि खीलें यानी क्या। एक मिसाल के तौर पर कहा जाता है अनाज के दाने जो भूने जाने पर खिल जाएं या खुल जाएं, जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं या मुरमुरे कहते हैं, उसे खीलें कहते हैं। काठी यानी जिस्म की बनावट। अली बिरादरान, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। लट्ठा, एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। इसके बाद हम सवालात के जवाबात हल करने की जानिब बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 2 सवालात आपके सामने बताता हूँ, बकिया सवालात आप खुद हल करेंगे ताकि आपको भी इस सबक में दिए गए हर एक नुकात पर उबूर हासिल हो। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, मुसन्निफ किस उन्वान से बुलेट्स में कॉलम्स लिखा करते थे? जवाब, मुसन्निफ आज़ाद कलम के उन्वान से बुलेट्स में कॉलम लिखा करते थे। दूसरा सवाल, लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे? लोग हकीमन को हक्को के नाम से पुकारते थे। तो इस तरह बच्चों ये 2 सवालात मैंने मिसाल के तौर पर आपको दिए हैं। आप अगले जितने भी सवालात हैं वो आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें और अपने स्कूल के क्लास टीचर से चेक करवा लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मश्क में हिस्सा है ज़ील के अल्फाज मुकम्मल करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मिसाल दी गई है बच्चों, साफ़ यानी एक लफ्ज़ दिया गया है साफ़। इसका मतलब पहले हमें लिखना है। साफ़ यानी साफ़ सुथरा। अब ये साफ़ सुथरा, इस लफ्ज़ को हमें अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है, अपनी जुमलों में इस्तेमाल करना है और सबक की मदद से। यानी हक्को अपने आंगन को साफ़ सुथरा रखती थी। यहाँ बच्चों साफ़ सुथरा को लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया गया, जुमले में इस्तेमाल किया गया। आप अपने भी जुमले बनाकर लिख सकते हैं। उसमें का दूसरा मिसाल हशाश। हशाश के माने होते हैं बहुत खुश। अब आप अपने जुमले में हशाश को लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। जैसे मिसाल के तौर पर, जब कभी हक्को हमारे घर आती हम उसे हशाश बशाश ही पाते। इस तरह से हमने हशाश और बशाश को अपने जुमले में इस्तेमाल किया। बाकी के जो अल्फाज हैं बच्चों आप खुद उसे हल करो। अब देखते हैं एक नया ज़ुमरा दिया गया है दर्जाबंदी। इस दर्जाबंदी ज़ुमरे के तहत हमें एक सरगर्मी अंजाम देनी है। वो कौन सी है? देखिए, कुदरती धागों और मसनवी धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। यहाँ चंद धागों के नाम दिए गए हैं। आपको जदोल बनाना है जिसमें 2 हिस्से लिखने, एक में कुदरती धागे, दूसरे में मसनवी धागे। अब इस तमाम धागों में जितने धागे कुदरती हैं वह कुदरती धागों के कॉलम में लिखेंगे। जितने धागे मसनवी हैं, मसनवी के माने इंसान के तैयार करदा, जो वो धागे मसनवी धागों के कॉलम में लिखोगे। और जो कुदरती हैं जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखें, सूत, सूत यानी कपास, ये कुदरती धागा है। ऊन, ये भी कुदरती धागा है। मसनवी धागे नायलॉन, टेरिलीन, ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। बहुत से हैं जो आप कुदरती धागे और मसनवी धागों में इनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। आगे देखिए, एक और ज़ुमरा आया है, तरतीब दीजिए। इस तरतीब दीजिए के तहत आपने जो आज सबक पढ़ा, आपने जो बुलंदख्वानी की, इसमें आपने कहाँ तक समझा और उस जुमले के जुमलाबंदी में आपने कहाँ तक उबूरियत हासिल की, ये जांचा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये जुमला आप देखोगे फ़ौरन इसे दुरुस्त कर लोगे। देखिए सवाल क्या है, सबक के दर्जे झील अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। यहाँ एक जुमला दिया गया है जिसमें लफ्ज़ आगे पीछे हैं, मिक्स हैं।
आगे पीछे हैं, आपको उन्हें सही तरतीब में लिखना है। देखिए पहला जुमला क्या दिया गया है, थे थोड़े हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके जमा किए बहुत पैसे अपने के लिए बाल बच्चों। ये देखने के बाद आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इन आगे पीछे जो अल्फाज दिए गए हैं उनको तरतीब से जोड़ना है और बामाने जुमला बनाना है जो आपकी किताब में दिया गया। तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ देखिए जवाब में लिखा गया, हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। इस तरह से आपको जमा करना है, तरतीब से लिखना है और बकिया सवालात आपको हल करने हैं। अगला, ज़ील के जुमले पढ़िए, जिन अल्फाज के नीचे ख़त खींचा हुआ है इनकी ज़िद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। यहाँ पर बच्चों बहुत सारी सरगर्मियाँ करवाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इसे कर लिया तो आप उर्दू में महारत हासिल करोगे। एक जुमला जो यहाँ दिया जा रहा है उसे गौर से देखिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जुमले का मफ़हूम न बदले, जुमले का मफ़हूम नहीं बदलना चाहिए। एक मिसाल दी गई है, इसका घर बड़ा नहीं था, बड़ा के नीचे अंडरलाइन दिया गया है, मतलब हमें इस बड़ा लफ्ज़ का ज़िद लिखना है और उस ज़िद को पूरे जुमले में इस्तेमाल करना है। न अल्फाज बदलें न उसकी हैयत बदले, लेकिन माने बदल जाएं। आपको सिर्फ बड़ा का ज़िद वहाँ लिखकर जुमला मुकम्मल करना है। जैसे इसका घर बड़ा नहीं था, बड़ा के नीचे ख़त कशीदा किया गया है, उस ख़त की जगह पर आप बड़ा का ज़िद लिखेंगे। बड़ा का ज़िद होता है छोटा, फिर जुमला दोबारा लिखेंगे हम, इसका घर छोटा था। दूसरी मिसाल देखते हैं, वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी, खुश के नीचे ख़त खींचा गया है, खुश का ज़िद होता है नाराज़। अब इस नाराज़ को इस्तेमाल करते हुए जुमला दोबारा लिखेंगे, वो बहुत नाराज़ थी। दूसरी और एक मिसाल, हक्को बहुत मेहनती थी, मेहनती के नीचे ख़त खींचा गया है। अब आप मेहनती का ज़िद उस जगह पर लिखकर जुमला मुकम्मल करोगे। मेहनती का ज़िद होता है काहिल, हक्को बहुत काहिल थी। इस तरह से और बहुत सारे जुमले हैं बच्चों, आप उसे मुकम्मल कर लो। चलिए अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़ील में मुख्तलिफ़ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं। खाली जगहों में किसी एक आले या औज़ार का नाम लिखिए। देखिए मिसाल, जुलाहा, जुलाहा यानी कपड़ा बुनने वाला, तैयार करने वाला। अब ये जुलाहा के हाथ में क्या होता है, उसका औज़ार क्या है, वो किस पर बनाता है, इसमें से कोई एक चीज़ का नाम आप लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया करघा, ये जुलाहा का हथियार है, औज़ार है। अब हमारे यहाँ नीचे चंद मिसालें दी गई हैं, आपको उसे मुकम्मल करना है। पहली मिसाल है किसान। किसान क्या हथियार इस्तेमाल करता है, हथियार का मतलब औज़ार। क्या आला इस्तेमाल करता है, वो दरांती इस्तेमाल करता है, कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता है, हल इस्तेमाल करता है। उसमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप इस खाली जगह में लिख लो तो चलेगा। अगर आप 2-3 लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप लिख सकते हैं। दूसरी मिसाल, डॉक्टर। डॉक्टर के क्या आलात होंगे, डॉक्टर के क्या औज़ार होंगे, बहुत से औज़ार हैं, उसमें से कोई एक भी अगर आप लिखें तो चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इंजेक्शन। चलिए तीसरा, माहीगिरी। माहीगिरी का मतलब होता है मछलियाँ पकड़ना। अब जो माहीगीर होते हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मछली किस तरह पकड़ते हैं, उनके आलात क्या हैं, वो वहाँ नाम लिखोगे मछली का जाल। और चौथी एक मिसाल, मल्लाह। मल्लाह यानी नाव चलाने वाला, उसका हथियार क्या होता है, औज़ार क्या होता है, चप्पू। इस तरह से आप मुकम्मल कर लीजिए। अब हम देखेंगे आखिर में दिए हुए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए। मिसाल, हकीमन को बीच में दिया गया है, अब हकीमन से होते हुए वो लफ्ज़ को इस्तेमाल करके जुमला बनाना है। जैसे हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी, यहाँ कारोबार लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। वैसे आप दूसरे भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हकीमन के घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस तरह से आप सबक को मुकम्मल करोगे। हमारी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।